Hello students, today we are starting first chapter of your Indian Economic Development book, that is Indian Economy on the Eve of Independence. टॉपिक नंबर 1, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है कंट्री को अपने अंडर में करना थ्रू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वॉज सब्जेक्टेड टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इट इम्प्लाइड अ टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमारे सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स पे अपना कह सकते हैं कि एक एक्सप्लॉयटेशन, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर दिया था। दिस इज़ हाउ इट हैपन्ड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू ज़मींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसमें जो ज़मींदारी सिस्टम है, इससे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। Following observations highlighted that how this system lead to exploitation of Indian agriculture। अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट्स पढ़ूंगी, उनमें बताया गया है कि जो ज़मींदारी सिस्टम है उससे कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ इंडियन एग्रीकल्चर का। फर्स्ट पॉइंट, जमींदार्स वर डिक्लेयर्ड एज द ऑनर ऑफ द सोइल। दे वर टू फिक्स्ड अ sum to the government by the way of land revenue and were free to extract as much as they wished। क्या बताया है इसमें कि ज़मींदार को डिक्लेयर कर दिया जाता था ऑनर ऑफ द सोइल, मतलब जैसे एक खेत ज़मींदार के पास है तो वही ऑनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मींस लैंड रेवेन्यू जो उसका होगा, जो लैंड का जो टैक्स वगैरह पे करना है या सम एक फिक्स्ड अमाउंट जो पे करना है वो कौन पे करेगा? ज़मींदार पे करेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट, द टिलर ऑफ द सोइल द एक्चुअल कल्टिवेटर गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। दे वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब जो उस लैंड पे काम करेंगे वो कहलाएंगे टिलर। ज़मींदार की लैंड है, टिलर उस पर वर्क करेंगे, उसके बदले उन्हें जो सर्वाइवल के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट मिलेगा। इतना मिनिमम अमाउंट मिलता है कि वो सिर्फ अपना पेट ही भर पाते हैं, मनी के फॉर्म में भी बहुत कम अमाउंट मिलता है। सो उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट के, एग्रीकल्चर में आगे इन्वेस्टमेंट के लिए, खुद के लिए सरप्लस मनी बचते ही नहीं है। Next, the zamindars on the other hand spent their revenue income on the luxurious of life and little or no investment was made for the development of agriculture। और जो हमारे ये होते हैं ज़मींदार, ये जो भी इनकम कमाते हैं वो सारा पैसा वो मोस्टली काय पे लगा देते हैं? अपनी लग्जरीज ऑफ लाइफ, मीन्स अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने में, और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट वो करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पे, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। प्रायर टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। हमें पता है कि जब ब्रिटिश आए हमारे इंडिया में, उसके पहले जो हमारे इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था मेनली वो हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस का ही था। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंजॉय अ वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वैरायटी एंड क्वालिटी, बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 2 वेज। इन्होंने जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस था, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का जो बिजनेस था, उसको कैसे स्पॉइल किया? इन 2 तरीके से स्पॉइल किया। फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। इंडिया से जो प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट बाहर भेजे जाते थे, उन पे फॉरेन डिमांड को कम करने के लिए हैवी एक्सपोर्ट्स ड्यूटी लगा दी गई। एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। और इंडियन मार्केट में ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट होने लगा ब्रिटिश गुड्स का, तो डोमेस्टिक डिमांड भी हमारे गुड्स की खत्म हो गई थी। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस को इन्होंने इन 2 तरीके से स्पॉइल किया। नेक्स्ट पॉइंट, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉयटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी मीन्स जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड्स पे जो टैक्सेशंस लगते हैं, उनके थ्रू इन्होंने एक्सप्लॉयट किया इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड को। फर्स्ट पॉइंट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल नीड्स है तो रॉ मटेरियल भी ब्रिटेन का ही होना चाहिए, पर नहीं, इन्होंने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया? इंडिया से लिया, और वो भी ड्यूटी फ्री। अगर ड्यूटी फ्री है मीन्स उसमें कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। अगर कुछ टैक्स पे करते तो कुछ इनकम होती रॉ मटेरियल पे, बट वो भी उन्होंने ड्यूटी फ्री कर दिया। एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपांड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट। और जो इम्पोर्ट था ब्रिटिश गुड्स का वो ड्यूटी फ्री कर दिया, ताकि लोग इंडियन मार्केट के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया में डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाया हुआ नहीं परचेज करें, बल्कि बाहर से आया हुआ परचेज करें, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सस्ता हो जाएगा।
ड्यूटी इम्पोज नहीं की हुई है, ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है. इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन. अब इससे ये हुआ कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टर बन गया रॉ मटेरियल का ब्रिटेन के लिए, और जो फिनिश गुड्स हैं ब्रिटेन से वो परचेज करने लगे. ब्रीफली ओइंग टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन द इंडियन इकोनॉमी बिकम द मोस्ट स्टैगनेंट एज वेल एज बैकवर्ड. इसके कारण हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो बैकवर्ड भी हुई और स्टैगनेंट इकोनॉमी में भी कन्वर्ट हो गई. नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 इज फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. जब हमारे यहाँ आज़ादी का दौर चला था उस समय हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर्स थे. फर्स्ट पॉइंट, स्टैगनेंट इकोनॉमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज कंप्लीटली स्टैगनेंट इकोनॉमी. अ स्टैगनेंट इकोनॉमी इज वन विच शोज लिटिल और नो ग्रोथ ऑफ इनकम. स्टैगनेंट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो इनकम की ग्रोथ होती है या तो वो ना के बराबर होती है या बहुत कम होती है. बिटवीन 1860-95 growth rate of per capita income means average income was as low as 0.5% per annum, and between 1925 and 1950 it was 0.1% per annum. On the account of this stagnation, bulk of Indian population lived in poverty. Standard of living was also miserable, low, and epidemics and starvation were reoccurring phenomena. ये stagnant economy की condition थी इंडिया में. जो हमारी बहुत सी population थी वो below poverty line जी रही थी या standard of living उनका बहुत ही लो था. Second point, backward economy. Indian economy was backward economy on the eve of independence. Backward economy is one in which per capita income is very low. In 1947-48 per capita income in India was just rupees 230. The bulk of the population was very poor without sufficient food, clothing, shelter. एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं वो होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान, और यहाँ के लोग जो पॉपुलेशन है हमारी वो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रही थी. थर्ड पॉइंट इज एग्रीकल्चरल backwardness. It is highlighted by the following fact that nearly 72% of the country working population was engaged in agriculture, but its contribution to GDP was only 50%. Means ये हुआ कि discussed unemployment की condition थी कि हमारी जो 72% population है वो agriculture में लगी हुई थी, पर जो हमारा GDP contribution था वो सिर्फ कितना था 50%. Productivity was extremely low. Thus per hectare output of wheat was only 660 kg and rice of just 710 kg. Food grain production was barely enough for subsistence. In 1947-48, it was recorded to be just 527 lakh tons. Next point is industrial backwardness. Here following facts are of underlying significance. First, there was a virtual lack of the basic and heavy industries in the country. Production of machine was almost negligible. Small scale and cottage industry was almost ruined. For the bulk of the capital goods requirement, the Indian industry was dependent upon import from the Britain. मीन्स एक तरह से ये हुआ कि जो हमारी कंडीशन थी वो बहुत ख़राब थी. हमारे यहाँ मशीन्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था. स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्री बहुत ही कम प्रॉफिट के बेसिस पे चल रही थी. जो कंडीशन है हमारी इंडस्ट्रीज़ की वो बहुत ही ख़राब हो रही थी. Point number 5 is rampant poverty. Bulk of population was very poor. People were not getting 2 square meals a day. They lacked shelter and clothing. All this was owing to widespread unemployment and massive illiteracy. क्या जो poverty की condition थी वो बहुत ही ख़राब थी. बहुत ही ज़्यादा poverty थी पूरे इंडिया में. लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रहे थे. ना उनके पास रहने के लिए घर था प्रॉपर, ना पहनने के लिए कपड़े थे, और अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा थी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर development includes means of communication, transport, generation of power was extremely low. Infrastructure में ये सारी चीज़ें आती हैं जैसे communication facility, transportation, power, electricity. तो इसकी condition भी बहुत ख़राब थी. In 1948 power generation capacity was merely 2100 megawatt. Length of railway lines was 53,596 kilometer. Pakka roads had a coverage of 155,000 kilometer only. ये इतनी condition ख़राब थी, और जो कि अब जिस टाइम में हम लोग हैं लैक्स में पहुंच गई है. थाउजेंड्स की जगह लैक्स में पहुंच गई है. नेक्स्ट पॉइंट इज हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट. The country had to depend on import for machinery and other equipment of production. Armed forces of the country also depended heavily on the foreign import for most of the defense equipments. जो हमारे defense equipments हमें चाहिए पड़ते हैं हमारी सेना के लिए, आर्मी के लिए, वो भी हम ब्रिटिशर्स से ही परचेज कर रहे थे, मीन्स इम्पोर्ट कर रहे थे उन गुड्स का भी. बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, कैरोसिन ऑयल, बायोसाइकिल्स यूज्ड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड अर्बनाइजेशन. जो हमारे यहाँ शहरीकरण था वो भी लिमिटेड था. At the time of independence, bulk of the population of India lived in villages.
In 1948, only 14% of the population lived in the urban areas, while 86% lived in the rural areas. सिर्फ हमारी 14% पॉपुलेशन ही थी जो शहर में रहती थी, बाकी 86% पॉपुलेशन गांव में ही रहती थी, क्योंकि 72% तो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंगेज थे. रूरल पॉपुलेशन लैक्ड अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड एग्रीकल्चर. दिस कंपाउंडेड टू द पॉवर्टी. नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वॉज नाइदर होली फ्यूडल nor a capitalist economy. It was mixed economy. Such an economy had a mixture of feudalistic and capitalist mode of production. Feudalistic mode of production leads to low productivity, and low productivity leads to the backwardness. Next is colonial economy. Indian economy was a colony of British government. एक तरह से कॉलोनी बन जाती है, मीन्स अपने अंडर में ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया था इंडियन इकोनॉमी को. It implied exploitation of Indian economy for the benefit of British economy. Following observation highlight how Indian economy suffered at the hands of British rulers. फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्ब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस. उन्होंने क्या किया, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी थी इंडिया की, हैवी टैक्सेस इम्पोज करने स्टार्ट कर दिए. तो ऐसे में दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड्स. सेकेंड पॉइंट, इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. इंडियन इकोनॉमी का यूज किस लिए किया जाने लगा, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल वर ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री. दस नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया वॉज डिप्लीटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. And atrocities were committed on the Indian artisans so as to force them to close their cottage industries. एंड दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट. जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस हैं, जो इंडियन आर्टिशियंस हैं, उनका भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाने लगा, और इसके कारण जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है वो पूरी तरह ख़त्म होने की कंडीशन पे आ गया. नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड, दैट इज इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करते हैं. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज रिवील्ड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम क्या थी इंडियन एग्रीकल्चर के साथ, लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी लो और प्रोडक्शन भी लो. प्रोडक्शन रिफर टू द टोटल आउटपुट वाइल प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड. जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम टोटल प्रोडक्शन की बात करते हैं, टोटल आउटपुट की बात करते हैं, पर जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम पर हेक्टेयर लैंड के आउटपुट के बारे में बात करते हैं. Both were found to be extremely low on the eve of independence. See table number 1. In table number 1, data is given of year 1947 and 2016-17. एक कंपैरिजन दिया गया है आपको वीट का और राइस का. देखिए, प्रोडक्टिविटी केजी पर हेक्टेयर एंड प्रोडक्शन इन लाख टन्स. अब यहाँ पे 1947 में सिर्फ कितना है वीट का प्रोडक्शन पर हेक्टेयर, प्रोडक्टिविटी है 660. तो ये पर हेक्टेयर केजी पर हेक्टेयर का डाटा दिया हुआ है, और 16-17 में ये 3216 हो गया. और इसी तरह से राइस का दिया है 665 एंड 2550. एंड प्रोडक्शन इन लाख टन्स बताया 1947 का और 2016-17 का. Table number 1 shows the productivity of wheat was nearly 4.9 times lower in 1947 as compared to it with its level of 2016 and 17, and productivity of rice was nearly 3.8 times lower than 1947 compared with the level of 16-17. मीन्स 1947 में बहुत ही कंडीशन ख़राब थी इन कंपैरिजन टू 2016 एंड 17. सेकेंड पॉइंट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता. एग्रीकल्चर शोड अ हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज इट वॉज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल. जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा काय पे डिपेंडेंट है, अभी भी है, बट अभी हमारे पास डैम्स हैं, उस टाइम पे हमारे पास डैम्स भी नहीं थे. रेनफॉल पे डिपेंडेंट, और रेनफॉल अनसर्टेन है, तो उसके कारण जो हमारा एग्रीकल्चर है अल्टीमेटली वो इफेक्टेड था. गुड रेनफॉल इम्प्लाइड गुड आउटपुट, एंड वाइल पुअर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर आउटपुट. नो एफर्ट वॉज मेड बाय द ब्रिटिश रूल टू डेवलप द परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, कैनल्स, etc. थर्ड पॉइंट, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब होता है जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ अपने उतना ही प्रोडक्शन कर पाएँ जितना उनकी फैमिली कंजप्शन कर सकती है. फार्मिंग वॉज टेकन मोस्टली एज अ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच द क्रॉप वर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड्स ऑफ द फैमिली. देयर इज लिटिल सरप्लस लेफ्ट फॉर सेल इन द मार्केट, इम्प्लाइंग द लैक ऑफ कमर्शियल आउटलुक, एंड अकॉर्डिंगली बैकवर्डनेस प्रिवेल्ड एंड पॉवर्टी डोमिनेटेड. क्या जितना भी प्रोडक्शन होता था फार्मर्स का वो सिर्फ अपने लिए ही कंज्यूम कर पाते थे, उनकी फैमिली ही कंज्यूम कर पाती थी. अब उसके बाद उनके पास कोई सरप्लस प्रोडक्शन बचता ही नहीं था कि वो मार्केट में जाके उसे सेल करें और इनकम अर्न करें. सो उनकी जो बैकवर्डनेस और जो पॉवर्टी है वो कंटिन्यू बढ़ती ही जाती थी. नेक्स्ट
point is Gulf between owner of the soil and tiller of the soil. Agriculture during the British Raj was characterized by the gulf between owner of the soil on the one hand and tiller of the soil on the other. While the owner shared the output, they hardly shared the cost of production. They were merely interested in maximizing their rental income. The tiller of the soil were merely given enough for subsistence. जो प्रॉब्लम थी टिलर एंड ऑनर्स के बीच में वो कंटिन्यू बनी हुई थी और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होता था उसका वो सारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था सब वे बस इतना ही शेयर कर सकते. मीन्स जो भी इनकम होती थी वे सारी खुद रख लेते थे और बहुत ही कम अमाउंट टिलर ऑफ द सॉइल मीन्स जो वर्क करता था खेतों पे उनको सिर्फ सब्सिस्टेंस के लायक उनके जीवन यापन के लायक ही खेत का जो भी प्रोडक्शन होता था या जो भी पैसे हैं वो उतना ही देते थे. बस उसके कारण जो टिलर ऑफ द सॉइल है उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे ही नहीं मिलता था. नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. लैंड होल्डिंग वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स पीस हेयर एंड अ पीस देयर. मीन्स एक कंटिन्यूशन में उनके पास ज़मीन नहीं रहती थी. आधा हिस्सा इधर है आधा हिस्सा दूसरी जगह पे है. तो अब वो प्रोडक्शन करें या क्रॉप प्रोडक्शन करें तो वो कैसे करें. अकॉर्डिंगली मोस्ट लैंड होल्डिंग वर अनइकोनॉमिक यील्डिंग लो आउटपुट एट हाई कॉस्ट. नेक्स्ट पॉइंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक system of land revenue. It set up a rectangular relationship among the government, the owner of the soil and the tiller of the soil. एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था ब्रिटिश राज ने गवर्नमेंट ऑनर और टिलर के बीच में. दिस वॉज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम आप सब जानते होंगे. द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर एज देयर. फर्स्ट द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज द परमानेंट ऑनर ऑफ द सोइल. द जमींदार वर टू पे अ फिक्स्ड सम ऑफ अमाउंट टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू. जमींदार को एक फिक्स्ड ऑनर मान लिया जाता था ज़मीन का. जमींदार पे करता था एक फिक्स्ड सम किसको गवर्नमेंट को एज अ लैंड रेवेन्यू. The zamindar were free to extract as much from the tiller of the soil as they could. The implication of land revenue system were alarming for the farmers and farming. Most importantly, it lead to unlimited exploitation of tiller of the soil. इसके कारण जमींदारी सिस्टम के कारण क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई. जमींदारी सिस्टम के कारण जो हमारे टिलर्स ऑफ द सोइल हैं इनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ. रेट्स ऑफ रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू वर frequently raised by the zamindars, which lead to frequently eviction of the tiller of the soil. Tiller were reduced to the status of landless laborers. और धीमे धीमे जो टिलर्स थे उनको एक कहना चाहिए कि एक उनका स्टेटस बन गया था कि वो लैंडलेस लेबरर्स कहलाने लगे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की ज़मीन पे ही काम करते करते उनकी लाइफ स्पेंड हो जाती थी. एज लैंडलेस लेबरर्स द टिलर्स मेयरली गॉट सब्सिस्टेंस वेजेस इन काइंड. और वो भी उन्हें जो बदले में पैसा मिलता था वो कैश में मतलब पैसे के फॉर्म में नहीं मिलता था. कभी उन्हें गेहूं दे दिया जाएगा कभी उनको चावल दे दिया जाएगा. इस तरह से उनको पेमेंट होता था. नेक्स्ट फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफर टू शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेशन फॉर द मार्केट. अब जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे कहना चाहिए जो हमारे टिलर्स थे उनको किस चीज़ के लिए फोर्स किया गया कि जो भी वो प्रोडक्शन करें वो कल्टीवेशन के पर्पस जो कल्टीवेशन वो करेंगे वो सेल्फ कंजप्शन के पर्पस से नहीं करेंगे. कल्टीवेशन फॉर द मार्केट के लिए रहेगा उनका. फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट. फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट द कमर्शियल क्रॉप लाइक इंडिगो इन पर्टिकुलर फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट. हमारे यहाँ के जो फार्मर थे पहले वो किसका प्रोडक्शन करते थे राइस का और वीट का गेहूँ और चावल का ताकि उनके खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए वो यूज़ हो सके. पर उनको किस चीज़ के लिए फोर्स किया ब्रिटिशर्स ने कि आप उन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करो जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे इंडिगो. इंडिगो वॉज रिक्वायर्ड बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन फॉर डाइंग ब्लीचिंग ऑफ द टेक्सटाइल. क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे थे तो उनके लिए तो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा था अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए. द फार्मर्स वर आइदर ल्यूड और फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. इंडिगो के लिए अगर वो अपनी इंडिगो की खेती करते हैं मींस नील की खेती करते हैं क्योंकि नील चाहिए पड़ती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो उनको एडवांस पेमेंट दिया जाने लगा उसके लिए. नेक्स्ट पॉइंट वाइल अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन फॉर देयर फैमिली कंजप्शन नाउ दे नीडेड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट. पहले वो ग्रेन्स का मीन्स वीट का और राइस का प्रोडक्शन करके उनको प्रोड्यूस करके अपनी फैमिली का पेट भर लेते थे कंजप्शन उनकी फैमिली कंज्यूम कर लेती थी. अब यही चीज़ें वो मार्केट से खरीदने लगे. बट दे वुड सेल्डमली हैव कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेप्टनेस. और धीमे धीमे ऐसे में क्या हुआ उनके पास कैश बहुत कम बचने लगी और वो
इनडेप्थनेस का शिकार हो गए, मीन कर्जदारी का शिकार हो गए। ब्रीफली ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चर वॉज बोथ बैकवर्ड एज वेल एज स्टैगनेंट। बैकवर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फैक्टर: लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। ये पॉइंट्स बैकवर्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में जाएंगे। और स्टैगनेंट इकोनॉमी की कैटेगरी में जाएंगे ये पॉइंट्स: गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हमारी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले हैंडीक्राफ्ट्स का ही मेन बिजनेस था, पर ब्रिटिशर्स ने आके उस बिजनेस को भी स्पॉइल करना शुरू कर दिया था। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स. It implied two things. First, decay of world famous traditional Indian handicrafts industry owing to discriminatory policies of the British government, and second, bleak growth of modern industry owing to lack of investment opportunities. जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। एंड जो मॉडर्न इंडस्ट्री लगाएंगे इंडिया में, तो उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कम दी गई, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर रही, तो उनकी जो ग्रोथ थी वो बहुत कम रही। First point, decay of handicrafts. Prior to the British rule, handicrafts in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but the British Raj contributed to their decay. It was owing to discriminatory economic and political policies pursued by the British government. Following points may be noted in this regard. Point number 1, discriminatory tariff policy of the state. The British rule in India coincided with the Industrial Revolution in Britain. The Britain found India is the best source of raw material as well as best market for their industrial product. Britishers को ये लगता था कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का सबसे अच्छा सोर्स है, और जो प्रोड्यूस गुड्स होंगे उनके यहाँ, जो फिनिश्ड गुड्स वहाँ तैयार होंगे ब्रिटिश में, वो इंडिया में ईजिली बिक सकते हैं. बेस्ट मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन. Accordingly, a discriminatory tariff policy was pursued. इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक अलग तरह की पॉलिसी लेके आए, विभाजन करने वाली पॉलिसी लेके आए. टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एंड टैरिफ फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू इंडिया, बट एट द सेम टाइम हैवी ड्यूटी वॉज प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट. अब जो हमारे इंडिया में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बन रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी लगा दी एक्सपोर्ट करने पे. तो उससे क्या हुआ, लोगों ने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट करना कम कर दिया, और जो ब्रिटेन प्रोडक्ट्स थे, जो ब्रिटिश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, उनका कंजप्शन बढ़ा दिया. एज द कॉन्सिक्वेंस द ब्रिटिश प्रोडक्ट स्टार्टेड गेनिंग द इंडियन मार्केट एंड द इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड लूजिंग देयर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन मार्केट. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वॉज एंड रिजल्ट. नेक्स्ट, disappearance of princely courts. Prior to the British rule, Nawabs, Rajas, Prince and Emperor ruled different parts of the country. They used to patronize the handicrafts, because of which the Indian handicrafts industry had acquired industrial reputation. जो राजास का शासन पहले था, नवाब का शासन था, तो वो क्या करते थे, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ावा देते थे इंटरनेशनल ट्रेड में, जिसका फ़ायदा मिलता था. एक इंटरनेशनल रेपुटेशन इंडिया की बनी रहती थी. The beginning of British rule implied the end of princely courts. Consequently, the handicrafts started decaying. अब जैसे ही ब्रिटिश शासन, कहना चाहिए जो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में आया, तो जो प्रिंसली कोर्ट्स थे, राजा का शासन, नवाब का शासन, वो सब खत्म हो गए, और उसके कारण जो हमारा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है वो डिके हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स. अब हैंडीक्राफ्ट्स हैं तो वो हाथ से बनेंगे. अब ब्रिटिशर्स जो प्रोडक्ट लाते थे वो मशीन मेड रहते थे, तो उनके कॉम्पिटिशन में, मशीन मेड प्रोडक्ट के कॉम्पिटिशन में जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स वाला प्रोडक्ट था वो गिरता जाता था. मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन वर लो कॉस्ट प्रोडक्ट एंड गिव स्टिफ कॉम्पिटिशन टू द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट इन इंडिया. ऑल्सो मशीन मेड प्रोडक्ट वो आउट एक्सील्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट in the precision and quality. Competition forced the Indian craftsmen to shut down their enterprises. Next point, new pattern of demand. Owing to the impact of British culture, a new class emerged in India which was keen to adopt the Western lifestyle. एक नया पैटर्न आ गया डिमांड का, गुड्स का. एक वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आना शुरू हो गया. This changed the pattern of demand against the Indian product and in favor of the British product. In the process, the Indian industry tend to finish. नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया. अब जो रेलवेज इंडिया में आई वो ब्रिटिशर्स ही लेके आए. विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, साइज ऑफ द मार्केट फॉर द
low cost British product tended to expand while it started shrinking for the high cost Indian product. This quickened the process of decay of Indian handicraft. अब रेलवे के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ कि उनका जो मार्केट साइज है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया. जो भी गुड्स वो प्रोड्यूस करते थे ब्रिटेन में वो इंडिया में आया करता था रेलवे के थ्रू. तो उससे हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस है वो और श्रिंक होता गया. जो फर्स्ट ट्रेन है उन्होंने चलाई थी वो कहाँ चलाई थी? फ्रॉम बॉम्बे टू थाने. Briefly, the British government converted the Indian economy into colonial market for the British industrial goods, implying exploitation of Indian market as source of raw material and for British industry and a destination of demand for the British product. Next topic is bleak growth of modern industry. Bleak मतलब होता है slow. Under the British Raj, the modern industry saw only a bleak growth. It was only a second half of the 19th century that the modern industry showed its emergence. Three observation needs to be noted in this regard. Some industries were established by the private entrepreneur. These includes iron and steel industry of Tata. Tata Iron and Steel Industry was founded in 1907. Sugar, cement, paper industries. These were established in the wake of worldwide scarcity of industrial goods because of World War I and World War II. Next, second point, the state participation in the process of modern industrialization was very limited. It confined only to the areas which would enlarge the size of market of British product in India. These areas includes railways, power generation, development of imports and means of communication. Next point, there was no capital goods industry. Capital goods industry जैसे मशीन का प्रोडक्शन करती हैं जो there were no capital goods industry worth the name. Capital goods industry produced goods like machines, industrial plants which were used for the further industrialization. In the absence of these industries, industrialization in India remains lopsided. Briefly, industrial sector on the eve of independence revealed four core characteristics pointing to the backwardness and limited growth. First point, handicraft industry was systematically destroyed by the British government. Second point, modern industry showed a bleak expansion. It was by and large restricted to the expansion of railway. Next, capital goods was almost non-existent, and while the traditional Indian handicrafts were decaying, modern industry remained in the infant stages. This again pointed to the backwardness of Indian economy with little or no evidence of dynamic changes. Next point, fifth number point is फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. अब जो फॉरेन ट्रेड है वो ब्रिटिश रूल के समय क्या था? India had acquired eminence in the area of foreign trade since ancient times. But the British rule in India brought to an end to it. India was well known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textile, iron goods, wooden goods, ivory work and precious stones. But the British converted India into net exporter of raw material and importer of finished goods. पहले ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर था फिनिश गुड्स का, जैसे कि बहुत अच्छे फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, कलाकारी की जो चीज़ें थी वो सब इंडिया से जाती थी विदेशों में. बट जब ब्रिटिश रूल जैसे ही आया उसने इंडिया को कन्वर्ट कर दिया एज द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर of finished goods. It was all due to discriminatory policy of trade and tariff pursued by the British government. Following are the main observations which show the foreign trade under the British rule. First point is net exporter of primary product and importer of finished goods. Owing to the colonial exploitation of Indian economy, India became net exporter of raw material and primary goods, and on the other hand, it became importer of finished goods produced by the British industry. Our import included cotton, silk, woolen clothes, beside several type of capital goods produced in England. Composition of export and import reflected utter backwardness of the Indian economy. Next point, monopoly control of India's foreign trade. Monopoly means होता है एक अधिकार जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है. During the British rule, export and import of the country came under monopoly control of the British government. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना मोनोपोली कर रखा था इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे. In this context, two observations are of critical significance. More than 50% of India's foreign trade was directed towards Great Britain. सिंपल उन्होंने क्या किया,
जो हमारा फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड तो कई देशों से होना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, 50% फॉरेन ट्रेड को मोल्ड कर दिया ग्रेट ब्रिटेन की तरफ. वाइल द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन प्रोवाइडेड अ लार्ज ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज. जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता था इंडिया के लिए, वो इनपुट का काम किया ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए, और जो प्रोड्यूस्ड होते थे गुड्स वहाँ पे ब्रिटेन इंडस्ट्री में, वो यहाँ पे आके सेल होने शुरू हो गए इंडियन मार्केट में. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स. सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश regime only our exports exceeded our imports. It implied a surplus of balance of trade, but note these points carefully. This surplus was owing largely to the export of primary goods, which is a sign of economic backwardness. The trade surplus was not used for the growth and development of the country. Instead, it was used to meet administrative expense of the British government and expenses of wars fought by the British government. Means जो भी इनकम होती थी वो ट्रेड सरप्लस वो कहाँ यूज़ करते थे, अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस थे उन्हें पूरा करने के लिए, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉर्स जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते थे उनके एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार एक्सपेंसेस लीड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया एंड इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पॉइंट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. अब हमारी कंट्री की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो क्या थी. डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ द स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. सो जो फीचर्स अब हम पढ़ेंगे, जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, वो सिर्फ ये शो करते थे कि इंडियन इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनती जा रही थी. हेयर वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. कुछ पैरामीटर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं. फर्स्ट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर नियरली very high, about 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate and high death rate suggests the state of massive poverty in the country. Next, infant mortality rate. Infant mortality rate means that rate of children below the age of 1 year. एक साल से कम की उम्र में कितने बच्चों की मौत होती है, उससे निकलता है infant mortality rate. It was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is just only 34 per thousand. High infant mortality rate is a sign of poor health care associated with the extreme poverty. Next is life expectancy. Life expectancy means average life of the person was low as 32 years, while presently it was about 68 years. Lower life expectancy reflects lack of healthcare facilities, lack of awareness, as well as lack of means to avail them. Next is literacy rate. Literacy rate referred to those who can read and write. Was nearly about 16%, reflecting social backwardness as reflection of economic backwardness. Female literacy was still worse. अभी भी हमारी फीमेल की जो लिटरेसी है वो अभी भी खराब है. It was just only 7%. This indicated gender basis in the society. Demographic transition. अब यहाँ पे कुछ हम लोगों ने demographic ट्रांजिशन की बात की हुई है. फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स relating to the demographic transition in India. In the history of demographic transition, 1921 is regarded as the great year of divide, and prior to 1921, population growth in India was never consistent. Size of population kept fluctuating, increase in one census or decreasing in other. After 1921, population in India was recorded at consistent rise. Thus, the census 1901 showed a decline of 0.04 crore in total population. The census of 1911 showed a rise of 1.38 crore, and again the census of 1921 showed a decline of 0.07 crore from 25.21 crore in 1911 to 25.14 crore in 1921. मीन्स जो इनका पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था, जो सेंसस था, वो फ्लक्चुएटेड हो रहा था. कभी वो इंक्रीज होता था सेंसस, कभी डिक्रीज होता था. फ्रॉम द ईयर 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज नेवर डिक्लाइन. 1921 के बाद कभी भी हमारी पॉपुलेशन को डिक्लाइन नहीं हुआ, हमेशा इंक्रीज ही हुई है. इट शोज अ कंसिस्टेंट राइज. द सेंसस 1931 recorded as a rise of 2.76 crore. The census 1941 recorded a rise of 3.96 crore, and the census of 1951 showed a rise of 4.24 crore, and so on. So हमारी जो population है 1921 के बाद onwards continuously rise ही हुई है.
Next, point number 7 is occupational structure on the eve of independence. Occupational structure refer to the distribution of working population across primary sector, secondary sector and tertiary sector. Table number 2 shows the occupational structure of Indian economy at the time of independence. The data relates to 1951 because reliable statistics for the year 1947 are not available. इन्होंने 1951 का डाटा दिया हुआ है आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्चरी सेक्टर. डाटा परसेंटेज में है. एग्रीकल्चर सेक्टर में टोटल जो लोग अपना वर्क ऑक्यूपेशन इसको चूज किए हुए थे वो थे 72.7%. एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, फॉरेस्ट, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन एंड माइनिंग. सेकेंडरी सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कंस्ट्रक्शन. सो इसमें कितने लोग थे? सिर्फ 10% मिनिमम. नेक्स्ट टर्चरी सेक्टर ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज. इसमें जो टोटल लोग थे वो कितने थे? 17% के अप्रॉक्स. ये टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है. टेबल 2 offers the following observation. First, agriculture, the principal source of occupation. On the eve of independence, about 72.7% of the working population was engaged in the agriculture. Percentage of population depending on agriculture is much less in advanced countries of the world. For example, in England and America 2%, in Japan 12% and in Germany 4% of the population depend on agriculture. This established backwardness of Indian economy at the time of independence. Next, industry and significant source of occupation. On the eve of independence, barely 9% of the working population in India is engaged in manufacturing industries, mining, etc. बहुत ही कम population engaged थी इंडस्ट्रीज पे. एज अगेंस्ट इट 32% इन यूएसए. और वही कंडीशन अगर हम यूएसए की देखें तो वहाँ 32% पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रीज को अपना ऑक्यूपेशन चूज किए हुए थे. 42% इन इंग्लैंड एंड 39% इन जापान आर इंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज. नेक्स्ट पॉइंट, अनबैलेंस्ड ग्रोथ. द टेबल शोज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड. अब देखें जो हमने ये टेबल देखी, टेबल नंबर 2, इसमें अनबैलेंस्ड ग्रोथ दी गई है इंडियन इकोनॉमी की. बैलेंस ग्रोथ इकोनॉमी की कब होती है? जब सारे सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी वो इक्वली डेवलप्ड हो. पर इंडिया में क्या था? प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप था, सेकेंडरी सेक्टर ना के बराबर डेवलप था और टर्चरी सेक्टर भी मिनिमम था. हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर्स आर एट देयर इन्फेक्नेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ. हेंस द कंक्लूजन इज दैट इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज लोपसाइडेड एंड देयरफॉर बैकवर्ड. Next, point number 8 is infrastructure on the eve of independence. Infrastructure refers to the element of economic changes like means of transport, communication, banking, power, energy, and the element of social changes like growth of educational, health, housing facilities, which serve as the foundation for growth and development of country. जब हम infrastructure की बात करते हैं तो हम दो changes की बात करते हैं. First is economic changes and second is social changes. इन दोनों पे ही इकोनॉमी डिपेंड होती है, इन दोनों से ही इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है. The state of India's infrastructure on the eve of independence can be described in the following observation. Railway were developed to transport finished goods from Britain to the interiors of the colonial India. Railways आया, हाँ ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पर ब्रिटिशर्स जो रेलवेज लेके आए थे वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लेके आए थे ताकि जो फिनिश्ड गुड्स है वो उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सके. इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. Ports were developed to handle export of raw material to Britain and imports of finished goods from Britain. Next, post and telegraph were developed to enhance administrative efficiency. Roads were developed to facilitate transportation of raw material from different parts of the country to the ports. Means हर चीज़ डेवलप हुई इंडिया में. रेलवे भी आया, पोर्ट्स भी आए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम भी अच्छा हुआ, रोडवेज भी डेवलप हुआ, पर सब ब्रिटिशर्स ने अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए किया था. ब्रीफली, सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस in the economy during the British Raj is not denied, but the motive behind these changes was not the growth and development of Indian economy. Rather, it was the growth and development of British economy through colonial exploitation of Indian economy. Consequently, Indian economy remained to be backward economy. Was there any positive impact of the British rule in India? अब जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का दिया हुआ है वो है कि ब्रिटिश रूल का इंडिया में आने के पीछे नेगेटिव इम्पैक्ट तो काफ़ी रहे, पर क्या इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे? सर्टेनली नॉट.
If the impact of British rule is studied with reference to motive of the British government in India, the motive was clear and focused. It was colonial exploitation of Indian economy. However, the means to achieve the end yield some positive side effects. These are as under. First, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. हाँ, इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने पूरी तरह तबाह कर दिया था, सब चीज़ें खराब कर दी थी, इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था, बट कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकल के आए थे. जैसे कि फर्स्ट है कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. Forced commercialization of agriculture under the British rule exposed the subsistence farmer to uncertainties of the market. True, but it is also lead to the gradual change in the outlook of the farmers. The farmers started considering market price of the produce as an important determinant of their production decision. अब हमारे farmers को समझ में आने लगा कि हमारी जो crops produce होती है उसकी market price एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है जो प्रोडक्शन डिसीजन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. स्प्रेड ऑफ रेलवेज एंड रोडवेज ओपन न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. अब जब रेलवेज और रोडवेज ओपन हुए तो उससे ये फायदा हुआ कि नई अवसर हमें मिलने लगे रोजगार के. नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ फेमाइंस. रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड रैपिड मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज. अकॉर्डिंगली फेमाइंस वर कंट्रोल. कुछ लोग भूखमरी के कारण इंडिया में मर जाते थे, उनको खाना नहीं मिलता था. अब जब रैपिड ट्रांसपोर्ट्स आ गए, मींस रेलवेज आ गया, रोडवेज आ गया, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, तो लोगों तक अनाज पहुंचने लगा और वो भूख के कारण नहीं मरते थे. अब नेक्स्ट, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. देयर वाज अ ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेटेड डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अब जो कंडीशन थी वो ये थी कि हम बार्टर सिस्टम से निकल के किस तरफ शिफ्ट हो गए थे, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की तरफ शिफ्ट हो गए थे. उससे डिवीजन ऑफ लेबर भी हो गया था, उनका स्पेशलाइजेशन भी हो गया था. नेक्स्ट, इफिशिएंट. लास्ट पॉइंट इज इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट a legacy of an efficient system of administration. This served as a ready reference for our politician and planners. अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंडिया में यूज़ किया था, उससे हमारे पॉलिटिशियंस को और प्लानर्स को एक सिस्टम मिल गया था ताकि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सके. मीन्स अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी को एक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देके गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिशियंस को कैसे वर्क करना चाहिए, प्लानर्स को कैसे वर्क करना चाहिए.